डीजीपी श्री प्रशांत कुमार जी ने डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम को रोकने के लिए लोगों से जागरूकता की अपील की व किसी भी तरह की कॉल आने पर 1930 या 112 नंबर पर सूचित करने के लिए कहा। किसी को भी ओटीपी ना दें, कोई भी लिंक ना टच करें। अपराधी कोई भी हो सकता है जो आपके पैसे ले सकता है, आपका शोषण कर सकता है। इसके रूप में आ जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि ये चीजें हो रही हैं। तो इसमें तो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, जागरूकता की कमी है। विशेष नंबर है 1930। तो ये हमारे यहाँ 24 आवर्स वर्क करता है और ये इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट भी किया हुआ है 112 से। अगर यहाँ अटेंड नहीं होगा तो हमारे 112 पे करेगा, वहां से भी तत्काल हम करेंगे। जामतारा एक मॉडल है, जामतारा मॉडल है। फिर एक नूह से चलता है, एक आध जगह यूपी में भी ये चीजें डेवलप हुई हैं। तो ऐसे लोग हैं। तो इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि अननोन नंबर ना अटेंड। डिजिटल अरेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद मन की बात में बातें रखी, लोगों को बताया कि डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इस अपराध को उत्तर प्रदेश में कितना गंभीर देख रहे हैं? साइबर क्राइम जो है एक नया आयाम है क्राइम के दुनिया में। और 2022 से लेकर 24 तक जितने भी ऑल इंडिया में साइबर क्राइम हुए हैं उसका लगभग 16% यूपी में भी हुआ है। और इससे निपटने के लिए काफी व्यापक व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा भी की गई हैं और विभाग के द्वारा भी की गई हैं। अच्छी उपलब्धियां भी रही हैं। लेकिन साइबर क्राइम के जो प्रकार हैं वो भी नए समय के साथ साथ बदलते जा रहे हैं। जैसे कि पहले जनरली ओटीपी फ्रॉड होता था, गलत मैसेज दे दिया, कुछ लिंक भेज दिया। तो अगर हम साइबर क्राइम के तरीके को देखें तो जैसे ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड है। फिर हुआ कि साहब ऑनलाइन उत्पीड़न की सूचनाएं हुई। तो जो ये डिजिटल अरेस्ट है ये ऑनलाइन उत्पीड़न के श्रेणी में ही आता है, जिसमें अदर क्राइम है जैसे कि सेक्सटॉर्शन है, फेडेक्स फ्रॉड है, फेक लोन ऐप का इस तरह का करते हैं। तो बेसिकली आपको जब डिजिटल अरेस्ट करते हैं तो एक ऐसा आपको डरा के और एक ऐसा कुछ लोग पुलिस के रूप में आ जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि ये चीजें हो रही हैं। तो इसमें तो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, जागरूकता की कमी है और लगातार हमारे प्रयास भी नहीं। देखिए ये तो पब्लिक को भी हम लोग एजुकेट लगातार कर रहे हैं कि सीबीआई का कोई अधिकारी वर्दी पहन के नहीं रहता है या जो स्पेशल सेल के लोग रहते हैं वो कहीं भी वर्दी में नहीं दिखते। वर्दी केवल जो सिविल पुलिस है जिसको लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए फील्ड में जाना पड़ता है उसके द्वारा धारण किया जाता है। एक्सेप्ट कोई फॉर्मल ओकेजन है, जैसे कोई राष्ट्रीय पर्व है तो उसमें सभी लोग वर्दी धारण करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इसके लिए स्टेट में हम लोगों ने सभी थानों पे, पहले यहां पर उत्तर प्रदेश में 2017 तक केवल 2 साइबर थाने थे, एक लखनऊ और एक नोएडा। सरकार ने तत्काल आने के बाद से सभी मंडलीय मुख्यालयों पे खोला। लेकिन जब ये महसूस किया गया कि साइबर क्राइम का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, तो अब हर एक प्रदेश के 75 थानों जिलों में हम लोगों ने थाने खोले हैं और प्रत्येक थाने में हम लोगों ने एक साइबर हेल्प डेस्क भी खोला है। और हजारों की संख्या में, जैसे एमएचए के द्वारा जो एक ट्रेनिंग चलाया जाता है साई ट्रेन की, तो उसमें भी हम लोगों ने लगभग 18,000 अपने कर्मी ट्रेन किए हैं। और इसके अलावा प्रत्येक जिले के लिए 5-5 मास्टर ट्रेनर भी हमने किए हैं और वो लोग इंटर्न लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा एमएचए ने एक नया जो है I4C, जिसको आप इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, बेसिकली ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि एक ऐसा इकोसिस्टम देता है जिसमें कोऑर्डिनेटेड तरीके से स्टेट और सेंटर कोऑर्डिनेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से साइबर क्राइम से निपटने की रणनीति बनाते हैं
और उस पर कार्य करते हैं। जो भी नए अपडेट्स आते हैं ये हमारे I4C के जरिए चीजें होती है। हमारे यहाँ भी एक इसका जो साइबर फ्रॉड के या साइबर क्राइम से जो भी आदमी अफेक्टेड होता है उसके लिए एक विशेष नंबर है 1930। तो ये हमारे यहाँ 24 आवर्स वर्क करता है और ये इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट भी किया हुआ है 112 से। अगर यहाँ अटेंड नहीं होगा तो हमारे 112 पे करिएगा, वहां से भी तत्काल हम करेंगे। और जब से हमारी 112 का जो सेकंड फेज आया है तो हमारी कॉल रिसीव करने की फैसिलिटी भी बढ़ गई है। इसके अलावा हम सरकार के अन्य विभागों के साथ सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी हम ट्रेनिंग चला रहे हैं कि इसी तरह की कोई बात ना हो। भारत सरकार की अन्य संस्थाएं भी हैं, जैसे इसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है साइबर क्राइम में, अल्टीमेटली आप किसी के साथ फ्रॉड करके पैसा निकालते हैं, तो इसमें एक बैंकर्स भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। बैंक से ही पैसा निकलता है, बैंक में ही जाता है और बैंक में ही जाता है। तो इसके लिए बैंकों की भी जो व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे सुचारू रूप से हम लोग चलाएं। पिछले 2021 से हम लोगों ने 286 करोड़ रुपए ऐसे लोग जो ठगे गए हैं वापस भी दिलाए हैं, और इतने ही अमाउंट हम लोगों ने फ्रीज भी कर रखा है जो कि लीगल कारणों से अभी फ्रीज्ड है, जिसको हम लोग कोर्ट के परमिशन के बाद से लोगों को देंगे। रेस्ट की बात है, लखनऊ में एक ऐसी केस हुआ था जो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ हुआ, और इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए काफी पैसा रिकवर भी किया है। नोएडा में भी इस तरह का एक केस हुआ है, और लगातार जन जागरण, जागरूकता और साथ साथ जितने जो स्टेक होल्डर्स हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया बैंक्स है, जैसे जितने टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं, क्योंकि सूचनाएं उनके यहाँ से भी आती हैं, लिंक उनके तरफ से भी आते हैं, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स जब तक सीमलेस तरीके से और रियल टाइम बेसिस पे कार्य नहीं करेंगे तब तक इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे ही कोई घटना हुई तो पैसे निकलने के पहले ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक्शन में आ जाना है। एक बार अगर वो गेटवे से पैसा चला गया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द मनी। इस तरह की चीजों में ऐसा है ना कि आप कहीं भी ग्लोब में कहीं भी बैठ के, वर्ल्ड वाइड वेब है www, इसमें कोई सीमा नहीं है कि थाने की सीमा है, जिले की सीमा है, राज्य की सीमा है, राष्ट्र की सीमा है। और यहाँ कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं, जैसे कुछ जामतारा एक मॉडल है, जामतारा मॉडल है, फिर एक नूह से चलता है, एक आध जगह यूपी में भी ये चीजें डेवलप हुई हैं। तो ऐसे लोग हैं। तो इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि अननोन नंबर ना अटेंड करें, किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए। सामान्य आदमी के पास सीबीआई क्यों जाएगी? सीबीआई का भी कार्य करने का तरीका होता है। किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को या जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं ऐसे कार्य नहीं करती। वो बजाते आपको अगर सीबीआई को कुछ पूछना है, ईडी को कुछ पूछना है, इनकम टैक्स को कुछ पूछना है, तो वो कोई लेटर जारी करेगी और उसमें बजाते धाराएं, क्लॉजेस, सभी चीजें रहती हैं। लेकिन आम लोग तो मन की बात में ये बात आई है तो आप इस चीज की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये इसलिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हम लोग लाएं, लोगों को सजग और सतर्क रखें कि इस तरह की चीजें कोई भी अगर करता है अपने परिधि के बियॉन्ड जाके किसी दूसरे संस्थान के नाम को मिसयूज करके, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक जो पुलिस अफसर है और एक जो फ्रॉड पुलिस अफसर, उसमें क्या अंतर है। ये जागरूकता समाज में लाने की जरूरत है। और जो ट्रेनिंग हमारे एमएचए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा या हमारे होम डिपार्टमेंट या हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा जो जन जागरण चलाया जा रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और उनके कहने के बावजूद हम लोग और इसमें आगे नहीं, अभी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना कि आंकड़े बहुत भ्रामक भी हो सकते हैं। आप उसको किस तरह से देखते हैं। वैसे तो कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा हो तो अन्य अपराधों में कमी आए, कोई चोरी चमारी न करे,
डकैती न डाले। तो जो इस तरह के क्रिमिनल होते हैं, प्लस साथ साथ बहुत सारे अगर छोटे अमाउंट होते हैं लोग लिखवाते नहीं हैं। तो ये बहुत सारे इसके आयाम हैं। हमें आंकड़ों पे नहीं जाना चाहिए, हमें समाज को कितनी जल्दी, और यहाँ पर तो यहाँ तक की बात है कि इस तरह की जो छोटे छोटे साइबर क्राइम के प्रकार हैं वो स्कूल के सिलेबस में भी आना चाहिए, ये चीजें बताना चाहिए, ताकि बच्चे जो 5 साल 10 साल के बाद से जागरूक नागरिक बने तो उनको इस चीजों का पूरा ज्ञान रहे कि इस तरह की चीजें भी समाज में हो रही हैं और क्या क्या सतर्कता बरतनी है। गिरोह भी पकड़े गए? हाँ, गिरोह पकड़े जाते रहते हैं, लगातार इस पर कार्रवाई, बहुत सारे ऐसे गुड वर्क्स होते रहते हैं जिसको हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताते हैं, चैनलों के माध्यम से भी बताते हैं, अखबारों में भी चीजें प्रिंट होती हैं। लेकिन जो ऐसे लोगों की हार्ड अर्न मनी के साथ जो ऑनलाइन ये डकैती डाली जा रही है, इसको रोकना परम आवश्यक है।